बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इन ख़बरों में जो सबसे ख़ास ख़बर है, जो सबसे अहम ख़बर है, वो पीटीआई के रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब से मुतल्लिक जिनके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है और उस इंकिशाफ का नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ अहकामात जारी किए गए हैं। तो इस अहम ख़बर की डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो इमरान खान साहब की लीगल टीम में अहम वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, जो कि इमरान खान साहब के भी मुख्तलिफ़ केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नुमाइंदगी करते हैं, उनका जो सुप्रीम कोर्ट के दाखिली रास्ते पे जो वकला का एंट्री पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर उनका झगड़ा हुआ है एक शख्स के साथ जिसने सिविल जो है वो कपड़े पहने हुए थे। अब ये जो झगड़ा हुआ है इसकी 2-3 जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे जारी हो चुकी हैं और उसमें हमारे जिन दोस्तों ने भी उन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे वायरल किया है उसमें उसकी आवाज़ को म्यूट किया गया है। तो ये जो झगड़ा हुआ है, अब ये शख्स कौन था जिसके साथ झगड़ा हुआ है? शेर अफजल मरवत साहब, जो कि असद कैसर की ज़मानत मनसूखी के केस में आज सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। जैसे सरदार तारिक मसूद ने उनके साथ कुछ मुकालमा हुआ था, जिसके बाद शेर अफजल मरवत साहब सुप्रीम कोर्ट से चले गए थे। तो जब वो वापस जा रहे थे तो साफ़ी ने उनसे पूछा कि आपका ये जिस शख्स के साथ झगड़ा हुआ है क्या बात हुई? तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था मैं तो इस शख्स को जानता नहीं था, ये तो मुझे गंदी गलीज़ किस्म की गालियाँ दे रहा था। और फिर इसी हवाले से उनसे एक और शॉट लिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफ़ी रिपोर्टर्स मौजूद हैं कि वो जो शख्स जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है वो थाना सेक्रेटेरिएट चला गया है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? तो वहाँ पे जाके जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा तो उनके स्टांस जो सुप्रीम कोर्ट में था वो हाई कोर्ट में जाके थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि उसका मेरे साथ नहीं, मेरे जो मावन वकील थे, जो जूनियर वकील थे, उनके साथ झगड़ा हुआ। हालांकि अगर वो जो वीडियो देखी जाए उस वीडियो में शेर अफजल मरवत साहब भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें उनके जो जूनियर वकील हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और जिस शख्स के साथ झगड़ा हुआ उसको मरवत साहब ने और उनके जो मावन वकला थे उन्होंने नीचे गिराया हुआ है और उन्हें मारपीट भी रहे हैं। तो घूसे, थप्पड़, मुक्के तो चले हैं लेकिन गलीज़ गालियाँ भी दी गई। और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, कंबर जैदी मौजूद थे, कंबर जैदी ने कहा कि किसी वो जो शख्स था जिसको नीचे गिराया गया था उसने आकर शेर मरवत साहब का गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि तुमने मुझे ये गाली दी है, यानी बड़ी गलीज़ किस्म की गाली थी। जिसके बाद वो जो लोग थे वो जब आके रुके शेर मरवत के साथ सुप्रीम कोर्ट के एंट्री पॉइंट वकला गेट के सामने, तो उतर के मरवत साहब ने और उनके साथ जूनियर वकलान जो है उस शख्स को जो है वो मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर उस शख्स की तरफ से भी जो हमारे पास वीडियो मौजूद है सुना जा सकता है कि वो भी गंदी गलीज़ गालियाँ जवाब में दे रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि वो जो शख्स जिसको पीटा गया है वो थाना सेक्रेटेरिएट चला गया है मुकदमे के इंदराज के लिए। और कुछ यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि जिसको के साथ ये झगड़ा हुआ है वो गालिबन किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो है वो मुलाजिम था जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, या जो झगड़ा, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है। तो एक तो ये मामला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की राहदारी के ऊपर हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस काजी फैसल साहब, जो उनका एक स्टांस रहा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल जो है एडहेयर किया जाए, सीनियरिटी के प्रिंसिपल अमल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ होनी हैं वो सीनियर जो चीफ जस्टिस हैं मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से लाया जाए। तो उसी प्रिंसिपल को काजी फैसल साहब ने अपने मौक़िफ़ को के साथ अडेयर रहते हुए 20 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है। अब इस इजलास में जो नाम उन्होंने प्रपोज़ किया है जस्टिस काजी फैसल साहब ने, वो सिंध हाई कोर्ट के जो एक्टिंग कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं इरफान सादत साहब, उनका नाम जो है वो काजी फैसल साहब ने प्रपोज़ किया है। और अगर इनका नाम जो है जैसे कि जुडिशल कमीशन का इरफान सादत साहब, तो ये नाम अगर जब 20 अक्टूबर को ज़ाहिर सी बात है कि कोई कंपिटेटर है नहीं और आइन के मुताबिक जो सीनियर प्यूनी जज होता है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। और क्योंकि अगर ये इरफान सादत साहब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो ये फरवरी 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। इस वक्त नाज़रीन जो सिंध हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं, उसमें जस्टिस हसन नज़र रिज़वी साहब हैं। तो ये चौथे जज होंगे जो सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, इरफान सादत साहब।
इसके अलावा जब ये डेवलपमेंट होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि सिंध हाई कोर्ट में किसी को चीफ जस्टिस लगना है तो वो चीफ जस्टिस के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। जो सीनियर प्यूनी जज हैं वहाँ पे अकील अहमद अब्बासी साहब, और अकील अब्बासी साहब जो हैं वो ग़ालिबन जून 2025 तक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। और जो हमने चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्ड देखे उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट में ग़ालिबन एलिवेट ना हो पाएंगे, बल्कि एज ए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से वो जून 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे। क्योंकि आज से लेके या 20 अक्टूबर को जब इरफान सादत साहब की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगी, उसके बाद कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट से जज जिसका ताल्लुक सिंध से हो वो रिटायर्ड नहीं होगा। तो जब वो रिटायर्ड नहीं होगा तो फिर जो अकील अहमद अब्बासी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट भी नहीं हो पाएंगे। तो एक तो ये काजी फैसल साहब जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल की बात करते थे उसके मुताबिक उन्होंने 20 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है, और इस हवाले से जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं उन्हें इंटीमेट भी कर दिया गया है इस इजलास के हवाले से। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में असद कैसर साहब की जो मुबैना तौर पर गलत बयानी है या धोखाधड़ी है 3 अदालतों के साथ, ये क्या मामला है और इसका नोटिस, ये बात अदालत के नोटिस में कैसे लाई गई। ऐसे असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ और उनके साथ 4 मुल्ज़मान थे, जिसमें एक असद कैसर साहब खुद हो गए, एक आकबुल्ला थे, एक अताउल्ला थे और एक रंगेज़ अहमद साहब थे। तो उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन थाना सवाबी में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें गिरफ्तारी इदारे को, एंटी करप्शन को मतलूब थी। तो असद कैसर साहब ने नाज़रीन ये किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक डेट उनको दी थी, डेट मैं आपको बता देता हूँ कि आप 7 ग़ालिबन ये 7 नहीं 24 तक जो है 24 जून तक जो है वहाँ पे पेश हो जाए। ये सारी डिटेल मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे तारीख की बात आई है तो वो तारीख दी थी 17 जुलाई को उनकी ज़मानत हाई कोर्ट ने मंजूर की थी, राहदारी ज़मानत, और 24 जुलाई को वहाँ पे जो मुतलका एंटी करप्शन की अदालत थी वहाँ पर पेश होने का हुक्म दिया गया था। अब अदालत के सामने क्या मुकदमा रखा है KPK के सरकारी जो है वो वकला ने, उसकी डिटेल बताने से पहले जब ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने इस केस की समाअत की, जो कि सरकार की अपील थी कि असद कैसर की और उनके साथ जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतों को मनसूख किया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड किया जाए। तो जैसे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो शेर अफजल मरवत साहब भी रोस्टरम पे आ गए और जो KPK के सरकारी वकला थे वो भी रोस्टरम पे मौजूद थे। तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने उनके साथ मुखातिब हुए, जो मुकालमा हो उसमें जज साहब ने पूछा मरवत साहब से कि इस केस की तो पहली समाअत है अपीलों पर, तो आप आज आके कमरा अदालत में खड़े हो गए हैं, आपको नोटिस भी हमने नहीं किया, तो आप क्या चाहते हैं कि आप नोटिस को रिसीव कर रहे हैं और अभी हम इस अपील को डिसाइड कर दें। तो जिस पे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जो अदालत मुनासिब समझें, अगर नोटिस देना है तो नोटिस दे दें, बसूरत दीगर तो हम कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो इस पर अपना सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि अगर आपको ख़ुद ही सर देने का शौक़ है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ तो जो कानून के मुताबिक है आपको नोटिस देना है। अगर आप बगैर नोटिस के कहते हैं तो आपकी नोटिस की हाज़िरी लगा के अभी इस अपीलों को सुन के फैसला कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं। तो फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे अदालत फैसला करे। तो फिर जज साहब ने कहा कि फिर इसमें नोटिस होने दें, फिर बाद में आइएगा और इस केस में आके आप आर्गू कीजिएगा। तो शेर अफजल मरवत साहब जिनका झगड़ा एंट्री गेट पे हुआ था, वकला एंट्री गेट पे, उसके बाद ये जो मुकालमा हुआ कमरा अदालत में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चले गए। अच्छा, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सरकारी वकील की जानिब से सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था सवाबी के एंटी करप्शन के जो मुतलका थाने में, तो वहाँ पर पेश नहीं हुए थे। और जो अपने असद कैसर साहब थे उनके साथ जो 4 मुल्ज़मान थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 199 की पटिशन दायर की और कहा गया कि हम मुतलका एंटी करप्शन अदालत में पेश होना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर आप राहदारी ज़मानत दे दें। तो अदालत ने उनको राहदारी ज़मानत दी कि आप 17 जुलाई को ऑर्डर दिया और कहा कि 24 जुलाई तक वहाँ पे पेश हो जाएं। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जो असद कैसर साहब और उनके साथ जो शरीक मुल्ज़मान थे क्या वहाँ पे अदालत में पेश हुए? तो सरकारी वकील ने बताया कि वो जो मियाद थी राहदारी ज़मानत की वो ख़त्म हो गई, खुद ब खुद ख़त्म हो गई, और उस पर जो निचली अदालत थी जहाँ पर उन्होंने पेश होना था उन्होंने इनका मामला वहाँ से डिसमिस कर दिया, मुस्तरद कर दिया। तो सरदार तारिक साहब ने पूछा फिर कैसे मुस्तरद कर दिया? तो फिर सरकारी वकील ने दोबारा बताया कि जब खुद ब खुद ज़मानत मुस्तरद होगी, वो जो ज़मानत थी वो हाई कोर्ट की तरफ से महकमा एंटी करप्शन KPK को सवाबी को भेजी गई थी। वो ऑर्डर जो था महकमा एंटी करप्शन सवाबी की अदालत को भेजा गया था, लेकिन जब वहाँ पे कोई आया नहीं, उन्होंने आके सरेंडर नहीं किया, खुद को कानून की अदालत में पेश नहीं किया, तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी दोबारा से मामला गिरफ्तारी का जो बहाल हो गया। और फिर सरकारी वकील ने बताया कि
24 जुलाई को जब ये ज़मानत खुद ब खुद ख़त्म हो गई तो असद कैसर साहब और उनके साथ जो लोग थे, जो मुल्ज़मान थे, आकिबुल्ला हो गए, अताउल्ला हो गए और रंगेज़ अहमद हो गए, ये एबटाबाद के सेशन अदालत में सेशन जज के सामने चले गए और वहाँ पर जाके कहा गया कि हम जो एंटी करप्शन की अदालत है सवाबी की, वहाँ पे पेश होना चाहते हैं, तो हमें राहदारी ज़मानत दे दें। तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा कि पहले तो उन्होंने हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली और फिर वो जब ख़त्म हो गई, उसकी मियाद ख़त्म हो गई, तो ये जनाब लोग जो हैं वहाँ पे चले जाते हैं अपने एबटाबाद की अदालत में सेशन जज के सामने। क्या जो हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत हासिल की वो हक़ाइक़ उन्होंने अपनी सेशन जज एबटाबाद को जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उन हक़ाइक़ का जिक्र किया, जिस पर सरकारी वकील ने इंकशाफ किया कि उन हक़ाइक़ का जिक्र नहीं किया असद कैसर साहब ने, उनके साथ शरीक मुल्ज़मान ने, कि जो वो सेशन जज से राहदारी ज़मानत लेने के लिए गए थे उससे पहले वो हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत ले चुके थे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी तहरीरी दरख्वास्त में नहीं किया। और फिर उन्होंने सरकारी वकील ने बताया कि ये बल्कि सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये रिकॉर्ड पे ये चीज़ नहीं है, क्या आप जो कुछ कह रहे हैं हम इनको आपकी बिहाफ पे अपने ऑर्डर में लिखेंगे। तो सरकारी वकील ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही, जो हक़ाइक़ हैं वही आपके सामने हम रख रहे हैं। तो फिर सरदार तारिक मसूद साहब को बताया सरकारी वकील ने कि जो अपनी सेशन जज की अदालत थी, जब उसने राहदारी ज़मानत दे दी, 2 अगस्त को वहाँ पे अप्लाई किया और 7 अगस्त तक की सेशन जज एबटाबाद ने असद कैसर को, 7 शरीक मुल्ज़मान को राहदारी ज़मानत दी, तो तब भी असद कैसर साहब ने जैसे हाई कोर्ट की ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया, उसी तरीके से फिर सेशन जज की जो अदालत थी एबटाबाद की उसका भी गलत इस्तेमाल करते हुए वो फिर ट्रायल कोर्ट में नहीं गए। यानी पहली अदालत के फैसले के साथ भी जो है उन्होंने जो है वो उसे डिसीव करने की कोशिश की और फिर एबटाबाद सेशन जज का फैसला उसको भी डिसीव किया गया और मुतलका अदालत पर पेश होने के बजाय फिर जो पेशावर हाई कोर्ट है 4 अगस्त को, अभी वो मियाद पड़ी थी सेशन जज एबटाबाद के जज साहब की जो राहदारी ज़मानत थी उसकी मियाद पड़ी थी, क्योंकि 7 अगस्त तक उन्होंने राहदारी ज़मानत दी थी, लेकिन उससे पहले ये 4 अगस्त को पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। और यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने 3 मुल्ज़मान को ज़मानत दी, लेकिन साथ में अदालत के नोटिस में बात लाई गई, क्योंकि ये जो रंगेज़ अहमद थे इन्हें अदालती अहाते के बाहर से जो सवाबी की पुलिस थे उसने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये तीनों मुल्ज़मान ने जाके अदालत को बताया कि हमारी ज़मानत तो आपने ले ली है पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन हमारे साथ जो चौथा शख्स था जो ज़मानत जिसकी आपने दे दी है उसको बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तो इस मामले के ऊपर सरकारी वकील ने बताया कि जो जज साहब थे उन्होंने ये मामला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया और फिर नोटिस लेने के बाद यह हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पे रंगेज़ अहमद को अदालत के सामने पेश किया जाए। तो इस पे जज साहब ने पूछा सरदार तारिक मसूद साहब ने, तो क्या आपने फिर रंगेज़ अहमद को अदालत के सामने पेश किया? तो सरकारी वकील ने बताया कि जब, बल्कि जज साहब ने यह भी पूछा कि क्या जब चीफ साहब ने, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रंगेज़ अहमद को पेश करें, तो क्या वो सवाबी पहुंच चुके थे, थाने में उनकी गिरफ्तारी की एंट्री डल चुकी थी? तो सरकारी वकील ने बताया कि नहीं, एंट्री नहीं डली थी, बल्कि यहाँ से अदालती अहाते से बाहर गिरफ्तार करने के बाद वो मोटरवे पे थे कि जब उनको फ़ोन करके वापस बुला लिया गया, फिर 5 बजे अदालत के सामने जो है वो पेश किया गया। और फिर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि ठीक है, आपने हक़ाइक़ जो है वो दे दिए हैं, अब जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को पढ़ें। तो सरकारी वकील ने ऑर्डर पढ़ा और उन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने जब रंगेज़ अहमद को अदालत के सामने पेश किया गया तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर सादर फरमा दिया कि बाकी केसेस में तो इनकी बाकी जो FIR नंबर 1 है उसमें तो मुल्ज़मान की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन दीगर केसेस में भी अब इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ़्तार करना है तो फिर अदालत से, मुतल्लिका अदालत से इसकी इजाज़त लेना होगी। और डिक्लेयर किया गया कि जब एक केस में गिरफ़्तारी डल गई तो दूसरे फौजदारी केसेस में गिरफ़्तारी डालने के लिए मुतल्लिका अदालत से इजाज़त लेना होगी। तो सरकारी वकील ने कहा कि ये जो ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट ने पास किया, इसकी कॉपियाँ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो जुडिशल अफसरान थे लोअर जुडिशरी के, उनको भेजा गया, वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया गया एक सर्कुलर के ज़रिए, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, एक सर्कुलर के ज़रिए कि इस ऑर्डर को फॉलो करें जुडिशल अफसरान। तो ये तो उन्होंने कहा कि पूरा जो एक फौजदारी निज़ाम इंसाफ है उसको जो है वो उसको मुतासर किया गया, उसको जो है वो अप डाउन कर दिया गया। और कहा कि सरकारी वकील ने कि देखें, जो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होता है उसके बाद पुलिस को अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जो काबिल दस्तअंदाज़ी है,
उसमें पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है, एक आम शहरी भी उस मुलज़म को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकता है। तो ये ऑर्डर देने के बाद पुलिस का जो काबिल दस्त अंदाज़ी के तहत मुलज़म को गिरफ्तार करने का अख्तियार है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये ऐसा ऑर्डर है कि आप बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखकर ये फ़ैसला नहीं दिया गया। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने यह भी कहा कि ये तो एक ऐसा ऑर्डर लगता है बज़ाहिर कि अगर चोरी के मुलज़म को आप ज़मानत दें और साथ में ये कह दें, चोरी के मुलज़म को आप ज़मानत दें और वो चोरी का मुलज़म अगर बाहर जाके 2 कत्ल कर दे तो क्या पुलिस उस कत्ल के मुलज़म को गिरफ्तार नहीं करेगी? ये किस किस्म का ऑर्डर है? और फिर जो बुनियादी हकूक़ की सरदार तारिक मसूद साहब ने बात की तो उस पर सरदार साहब को जस्टिस मुसर्रत तलाली साहब ने गालिब बताया कि ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है असद कैसर साहब की या शरीक मुलज़मान की, ये आर्टिकल 199 के तहत दायर नहीं की गई थी, बल्कि जो ख़ुसूसी अदालत ने नीचे से हाई कोर्ट का फ़ैसला की मियाद ख़त्म होने के बाद ऑर्डर जारी किए थे उनके खिलाफ ये पटिशन दायर की गई थी। अगर 199 की होती तो हाई कोर्ट का अख्तियार वसी था। तो यहाँ पर तो बेल के लिए दायर किया गया था, बेल के ऑर्डर को जो है वो चैलेंज किया गया था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने इस्तदा की सरकारी वकील ने कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला सस्पेंड किया जाए। तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने इस केस के हवाले से फिर जो ऑर्डर किया उसमें ये लिखा कि तमाम हक़ाइक़ जो मैंने आपको बयान किए हैं इन तमाम हक़ाइक़ को अपने ऑर्डर में लिखा और कहा कि जो ज़मानतें नीचे से हासिल की गई 3 अदालतों से उसमें हक़ाइक़ छुपाए गए, यानी धोखा दिया गया अदालतों को और धोखा दे के जो है एक अदालत के बाद दूसरी अदालत से और दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत से जो है वो ज़मानतें या राहदारी रिमांड या राहदारी प्रोटेक्शन बेल जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। तो इस पर अदालत ने की तरफ से जो है वो तमाम जो मुलज़मान हैं जिसमें असद कैसर हैं, असद कैसर के अलावा 4 शरीक मुलज़मान हैं, उनको नोटिस जारी करके जो है वो आइंदा समाअत पे जो है अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में कि अपना असद कैसर साहब का मामला जो है वो खुल के सामने आ गया है। तो ये नाज़रीन था हमारा वीलॉग और इसमें डेट क्या पड़ी है नाज़रीन, डेट गैर मुना मुद्दत तक मुलतवी किया गया है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं हम सब का, अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।